बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस जहाँ में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अल्लामा इक़बाल के इस शेर से आज के वीलॉग का मैं आगाज़ करता हूँ। ताल्लुक़ का वीलॉग जो पर्थ कम्युनिटी में हम मोमिनीन के दरमियान में एक ज़रिया बन रहा है, बनना शुरू हुआ है कि जिसकी बदौलत हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, साथ रहते हैं, उठते बैठते महाफिल में शिरकत करते हैं। लेकिन एक ये ज़रिया बनेगा और जो बन रहा है कि हम मज़ीद एक दूसरे को गहराई में जान सकें। हर एक की काविशें, हर एक की जद्दोजहद मुख्तलिफ होती है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम जिस शख्सियत को लेके इंटरव्यू कर रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। ऐसी शख्सियत जिसने आते के साथ ही दिलों पे राज किया, अपनी कलाम की अदायगी से, अपनी शख्सियत से, अपने मिजाज से, और उन्होंने आज हमें वक्त दिया। मैं इसके लिए भी उनका बहुत ही ममनून, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हम आज अदील अब्बास का इंटरव्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अदील अब्बास आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जैसे मैंने जिक्र किया। अदील, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आप एक ख़ास शख्सियत है हमारे लिए, सबके लिए। और जैसे अभी मैंने शेर आगाज़ किया इक़बाल का कि अब मगरबी ऑस्ट्रेलिया जो है वो वाकई, चूँकि ऑस्ट्रेलिया के बाकी जगहों से भी ज़रा थोड़ा सा अलग है, तो उसमें हम बिल्कुल ये समझते हैं आपको कि सहरा में जो है वो नखलिस्तान का नाम दे रहे हैं आप। तो आगाज़ कीजिए अपनी इब्तदाई ज़िंदगी से, अपने यानी थोड़ा सा ख़ानदान के बारे में बताइए, क्योंकि असल में होता ही है लहजों का भी फ़र्क होता है। जब कोई अगर पढ़ने वाला आ रहा होता है तो वो ख़ास लहजा जो है ना, सामे के निगाह में कुछ होता है तो उसको अंदाज़ा हो जाता है, अच्छा ये इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो अपने इब्तदाई अय्याम, अपने घर के हवाले से जो आप बताना चाहें, ज़ाती तौर पर घर वालों के हवाले से, ख़ानदान के हवाले से, वो आप शुरू कीजिए, आप बताइए। सबसे पहले तो कलवेल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा और आज अपने इस ये जो आपने एक स्टार्ट किया, एक अज़ादारी को स्प्रेड करने का तरीका, उसमें आपने मुझे बस ताल्लुक़ है मोमिनीन के दरमियान में रहेगा इंशाल्लाह, कायम दायम, और ये इस ताल्लुक़ को जोड़े रखेंगे इंशाल्लाह। जी जी ज़रूर। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले जहाँ तक रही बात कि मैं कहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं अमरोहा बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ माशाल्लाह। तो और एक को अंदाज़ा ही था कि भाई ये अगर अदब के सुतूनों में से आ रहा है। और मेरी दादी जो है वो बड़ी मशहूर है, मेरी वालदा, मेरी नानी नाना, क्योंकि मेरी दादी जो है, मतलब मेरे जो फैमिली से अज़ादारी जो है वो मेरी, मतलब पढ़ना पढ़ाना जो है मेरी फैमिली में चलता है। यानी ये समझ लें कि पूरे मुहर्रम मेरी अम्मी सोस खानी करती हैं। शी इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस क्या कहते हैं लेडीज़ में सोस खान है कराची में। और फिर मेरी दादी एक ज़माने में बहुत पढ़ा करती थी, रिज़िया मामा वो ट्रस्टी रह चुकी। तो यानी कि समझ लें मेरी दादी कहती हैं कि इमाम बारगाह को शुरू करने में सबसे पहला जो बैंक में नाम लगा था वो मेरा था। तो मेरी दादी भी बहुत सीनियर है। तो ये अज़ादारी का जो सिलसिला है हमारे घर से चलता हुआ आ रहा है, और बच्चों से ट्रांसफ़र होते थे। अब मैंने उसको लड़कों में मैंने संभाला है, और यहाँ भी आके नहीं, यहाँ तो आपने जो है ना संभाल के ऐसा संभाला है कि अभी उसमें हम आपसे आगे जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल रहती हैं। क्योंकि सबसे पहली सवाल ये इंसान करता है कि भाई ये जो पढ़ने वाले होते हैं, लाजी बताया अगर एक तो हम चाहेंगे थोड़ा सा आपके तालीम के हवाले से पूछे कि तालीमी मैदान में आप किस तरफ राग़िब हैं। हम वापस आएंगे आपके पढ़ने के हवाले से और जो आपकी खिदमात हैं। ज़रूर। देखिए कलवली भाई, पढ़ाई जो है ना वो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
मेरे फादर ने मुझे उन्होंने जो है वो शुरू से ये चाहा कि अदील जो है वो नौहा पढ़े, मौला ने आवाज़ दी है तो उसका यूज़ जो है वो सिर्फ नौहा ख़्वानी में ही होना चाहिए बनस्बत कि मैं गायकी की तरफ चला जाऊँ। तो मेरे फादर ने मुझे कभी उस चीज़ में जाने नहीं दिया, इवन तो मैं एक बहुत मॉडर्न स्कूल से पढ़ा हूँ पाकिस्तान में। लेकिन जहाँ आती थी बात पढ़ाई की ना, और जहाँ पापा को नज़र आता था कि मेरी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो वो मुझे ये भी कहते थे कि अभी तुम्हारा कल एग्ज़ाम है, अगर तैयारी नहीं हुई है तो तुम घर पे बैठो। यानी पढ़ाई की अहमियत उन्होंने हमेशा आपके जी, सामने रखी। क्योंकि देखिए मौला को, उसका रीज़न ये है कि मौला को जाहिल लोग तो नहीं चाहिए ना, बिल्कुल मौला को भी तो अपनी टीम में पढ़े लिखे लोग चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो ठीक है, आप अज़ादारी अफजल रखें, बिल्कुल अज़ादारी मेरी भी अफजल है। मैं पाकिस्तान से यहाँ हुआ था तो मेरे 2 ही मिशन थे। पहला मिशन ये था अज़ादारी फैलानी है, दूसरा मिशन ये था तालीम लेनी है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली मैं ले रहा हूँ। अज़ादारी में भी आप मुझे जानते हैं, आप लोग मेरी नॉइस सुनते रहते हैं फेसबुक पे भी, अरे यूट्यूब पे बस भी वो तो चैनल पे। अगर ना सुने तो हम अरे शायद कुछ और सुनना ना चाहें, हम लोग इस चैनल में रहते नहीं। तो नहीं, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि इल्म और तालीम, इससे वाबस्तगी जो है ना वो ज़रूरी है किसी Definitely. नौजवान के लिए, और वो शुरू से आपका वो एक सिलसिला रहा। तो क्या स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की क्या यादें, ख़ास करके मैं पाकिस्तान के हवाले से बात बताऊंगा क्योंकि अब आप उन यादों को छोड़कर हैं, ठीक है। असल जो मसला आता है ना कि भाई अब आप एक नए कल्चर में, नई जगह पे मौजूद हैं, लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाए कि उन अदवार में से कौन कौन सी चीज़ें जो आपको याद आती हैं और आप समझते हैं कि आपको बनाने में उनका कुछ किरदार है। असातिज़ा का नाम ले सकते हैं, अहबाब दोस्त का नाम ले सकते हैं, अगर आप चाहें कि आपको लगता है कि नहीं उन्होंने काफ़ी। देखें, स्कूलिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमारे मोहल्ले में भी एक स्कूल था, और दादी का जो है वो हमारी एक था प्रेशर कि भाई घर के बच्चे जो हैं वो करीब स्कूल में पढ़ें ताकि आना जाने में आसानी हो और बिल्कुल ये परेशानी ना हो। कराची के मसाइल। जी, लेकिन मेरी अम्मी जो है ना, मेरी वालदा पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो उन्होंने पहले से सोचा हुआ था कि मैं अपने बच्चे को कराऊंगी तो कॉन्वेंट स्कूल में, क्योंकि वो हमारे एक होता है ना पाकिस्तानी फैमिलीज का, हमारा बच्चा अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोले, बिल्कुल तो रोग झाड़े दूसरों को। रोग झाड़े। खैर मेरी वालदा का ये मकसद नहीं था, मेरी वालदा का मकसद मतलब उमूमी तौर पे यही नजरिया, नजरिया तो यही नजरिया, लेकिन मेरी वालदा और मेरे वालिद का मकसद ये था कि हमारा बच्चा कॉम्पिटेंट होना चाहिए मार्केट में, ठीक है, वो किसी से कम ना हो, पढ़ाई में भी, तालीम में भी, अज़ादारी में भी। सुभान अल्लाह। तो मैंने जो है वो, मेरी वालदा ने मुझे ग्रेड 1 में एडमिशन कराया था सेंट पैट्स में, जो कि पाकिस्तान का बहुत, सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल बहुत, मतलब बहुत मुश्किल होता था एडमिशन उस दौर में, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी सिर्फ फॉर्म लेने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज तकलीफ से गुजरना बहुत बहुत मुश्किल। तो मेरी वालदा ने उसके लिए मुझे पूरे साल प्रिपरेशन कराई थी। मैं बहुत छोटा सा था, मुझे याद है ट्यूशन पढ़ने जाता था, वो भी हमारे स्कूल की एक टीचर थी। तो फिर होते होते एग्ज़ाम क्लियर हुआ, जो टेस्ट होता है 3-4 स्कूल में मैंने दिया था, सेंट पॉल्स में, सेंट पैट्स में, सेंट मैथ्यूज। तो सेंट पैट्स में मेरा नाम आ गया था, तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि भाई हो गया। तो एक तो फिर वहाँ एडमिशन हुआ, ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक मैं पढ़ता रहा। उसके बाद फिर जब ग्रेड 6 का वक्त आता है तो फिर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 रास्ते होते हैं कि या तो आप मैट्रिक करने के लिए चले जाएं या आप ओ लेवल्स की तरफ चले जाएं। अब मैट्रिक में तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं, लेकिन ओ लेवल्स करने के लिए अगर आपको जाए तो आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो एग्जाम की फिर वो अलग तैयारी, तो उसमें एक मेहनत, उसमें एक जद्दोजहद, वो क्लियर हुआ। फिर पढ़ते 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 वक्त आया ग्रेड 10 ग्रेड 11 ओ लेवल्स में मिटा। फिर असल में मेरा इरादा कभी नहीं था कि मैं पाकिस्तान में पढ़ूंगा, मेरा शुरू से पेरेंट्स का भी मेरा था कि मुझे बाहर पढ़ने भेजेंगे। लेकिन ग्रेड 10 में जो है ना, वो मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, और चूंकि मैं घर का सबसे बड़ा हूँ तो फिर मैंने एक चीज़ तो ठान ली थी कि मैं बाहर नहीं जाना, मैं अम्मी को नहीं छोड़ के जा सकता। तो उस वक्त मैंने ठान ली थी कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, बिकॉज मेरी अम्मी जो है वो अकेली रह जाएंगी। लेकिन मेरी अम्मी जो है वो भाई इतनी स्ट्रिक्ट है पढ़ाई के मामले में, वो कहती हैं कि मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आज़ाद हो जाओ, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो एक आला तालीम लेके जो है वो सुरखरू करे मेरा नाम। तो बस यही हुआ कि इंटर कंप्लीट हुआ, मतलब उन्होंने एक दिलेराना और बहादुरी के साथ एक मुजाहरा किया कि नहीं, जो मकसद है उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो बस चाहे उसके लिए जैसे भी हालात हो, मतलब एक तरीके से नहीं, आप ये बताना चाह रहे हैं कि पीछे से आपको ये सिलसिला मिलता रहा घर से कि नहीं जो है वो जद्दोजहद करनी चाहिए किसी भी मकाम को हासिल करने के लिए, कोई भी मैदान आपको इख्तियार करना पड़े। डेफिनेटली बिल्कुल। तो बस
अच्छा मेरे वालिदैन ने कभी मेरे पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि हम चाहते हैं कि तुम भाई डॉक्टर ही बनो, हम चाहते हैं कि तुम इंजीनियर ही बनो। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा, मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि देखो जो तुमने बनना होगा, जो तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ है ना, वो तो तुम बनोगे अगर तुम मेहनत करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ। सुभान अल्लाह। वो कहते थे कोई फायदा नहीं है तुम बड़े से बड़े डॉक्टर बने हो, बड़े से बड़े इंजीनियर बने हो, बहुत बड़ा तुम्हारा नाम है, तुम सर्जन हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट नहीं है दूसरों के लिए, तो ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। तो हमारे घर का माहौल भी बड़ा स्ट्रिक्ट था, तालीम जो है उसके साथ साथ तरबियत भी, ज़ाहिर दादी दादा का साथ रहना और फिर वालिदैन का हमेशा जो है वो सख्ती रखना बच्चों पर। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ जो है जो केबल लगा होता है टीवी में, वो भी हमारे यहाँ फैमिली केबल नेटवर्क लगा हुआ था, उसको FCN कहते हैं, वो रिजिया में ही था, रिजिया से चूँकि मेरा ताल्लुक है तो वो रिजिया में ही चैनल था, और उस पर जो है वो पूरे दिन सिर्फ 2-3 चीज़ें आती थी, वो खबरें होती थी या ड्रामे आते थे या फिर रूह का सफ़र मूवी आ रही है या बरज़ख का सफ़र आ रही है, दीनी मतलब हमारे यहाँ दीनी माहौल शुरू से कायम रखा हुआ था जी। ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो चाहते नहीं थे। मैं ज़ाहिर है एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे तो क्रिश्चियंस हैं, उनके अपने तौर तरीके हैं, चाइनीज़ ही पढ़ रहे हैं हमारे साथ, हिंदू भी पढ़ रहे हैं, तो ठीक है उसमें मेरे अम्मी अबू ने मुझे पढ़ाया, लेकिन घर से मेरी तरबियत करते हैं कि भाई देखो उनके ट्रैक पे मत चले जाना, तुम्हारा ट्रैक है तुमने अपने ट्रैक पे चलना विद ड्यू रिस्पेक्ट टू उनके जो भी बिलीव हैं, उनके बिलीव हैं, और हमें चाहिए कि हम सबके बिलीव और रिलीजन और कल्चर को रिस्पेक्ट करें। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्रैक पहले से समझा रहे तुम्हें इसी ट्रैक पे रहना हो, इससे तुम्हें आगे नहीं जाना, तुम्हें उस तरफ पढ़वाने का मकसद ये है कि तुम कॉम्पिटेंट हो सको मार्केट, तुम्हारे अंदर झिझक नहीं होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि मैं आज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, क्या कहते हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, मुझे कभी इस चीज़ में झिझक नहीं हुई कि मुझे अंग्रेज से बात करने में मसला हो रहा हो, मुझे इंडियन से बात करने में मसला हो रहा हो, क्योंकि शुरू से तैयारी के मराइल से आप गुजरे हो जी, तो आपको आगे किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई। क्योंकि इसी बात को लेकर भी मुझे आना था, ये सवाल पहले से मौजूद था कि मतलब घर में सख्ती का माहौल क्या बहुत करना पड़ता है वालिदैन को, तब जाके बच्चा जो है वो कुछ सीख पाता है, या मतलब बीच की सूरत हाल क्या होती है किसी भी वालिदैन के लिए? आप क्या समझते हैं कि आपको क्या लगता है कि वालिदैन को किस हद तक सख्त होना चाहिए, किस हद तक नरम होना चाहिए? देखिए मैं अपना नज़रिया शेयर कर सकता हूँ या अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे वालिदैन को ऐसे ही होना चाहिए। मेरी अम्मी जो है, मेरी मम्मी तो खैर इतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि उन्होंने मुझे तो रूटीन टाइमिंग ऐसी सख्ती थी उसमें, तो वो पूरी जो जिम्मेदारी है वो अम्मा है। अच्छा, उसमें वालिदैन ने किरदार अदा किया कि वो फौजी वाला जी जी जी, मतलब इतनी सख्ती के कपड़े इस्त्री खुद करने हैं, जूते पॉलिश खुद करने हैं, समझ रहे हैं ये सारी चीजें होती हैं, मतलब खुद मुख्तार कर दिया आपको जी, सिखाया और उसके बाद खुद मुख्तार के, अब तुम 9 किए तो फिर वो अम्मी। अच्छा, और अगर हम नहीं तो उसकी कोई सजा मिलती थी? उसकी सजा पिटते थे और क्या जो पिटते थे, और फिर होता है कि वालिदैन को फिर वो निशान दिखाए जाते हैं कि आपने मुझे बड़ा जोर का मारा था। खैर मेरे वालिदैन ने मुझे कभी इतना, मेरी अम्मी चीखती बहुत थी, अभी तक मेरी अम्मी का ये हाल है, वो बहुत चीखती है। क्योंकि उस अब ज़माना तो नहीं, मतलब असल में कराची और पाकिस्तान में हमारे जो खानदानी माहौल होता है ना, वो रोब असल में ज़्यादा होता है कि हाथ पैर कम चलते हैं जी, रोब जो है उससे ही बच्चों की तरबियत की जाती नहीं ज़बरदस्त। अब उस मैदान में आते हैं जो आज का असल मैदान है, उस पर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं हम कि जो भी इस फर्श से यानी मौला के ज़िक्र से, चाहे वो फ़ज़ाइल में हो या मसाइल में हो, लहन में हो या तहत में हो, या शायरी में हो, या ये है कि मनक़ूबात ख़ानी या किसी भी लिहाज से, उसके लिए एक तहरीक का जो महवर होता है वो कोई ख़ास कैफियत, कोई ख़ास शख्सियत होती है जो उसको उजागर करती है कि वो इस रास्ते पे चली जाए। तो ज़ाहिर सी बात है बचपन में आपने जैसे बताया आपका घर का माहौल था, लेकिन क्या चीज़ वाकई, क्योंकि बात होती है क्लास टीचर या अगर कोई चीज़ कोई ऐसा शख्स है वो नोट कर लेता है कि हाँ इस बच्चे में एक टैलेंट है और इसको आगे आना चाहिए, इसको इस रुख पे ले जाना चाहिए, तो वो कौन सा ऐसा ज़िंदगी में लम्हा था आपके? ज़ाहिर सी बात अभी भी माशाल्लाह आप यंग हैं काफ़ी, तो जाहिर सी बात तो सफ़र काफ़ी तवील है माशाल्लाह, लेकिन वो कौन सा ऐसा लम्हा था कि जहाँ आपको किसी ने महसूस किया हो कि हाँ इस पे काम करना चाहिए, इसको इस रुख पे, मतलब पढ़ने के हवाले से, कलाम के हवाले से आपको
जो है ना वो आगे किया किसी ने, तो वो कौन सा ऐसा लम्हा था जिंदगी में? देखिए कलकली भाई, इस मामले में मेरा पूरा क्रेडिट जो है वो 150% में 100% से ज़्यादा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को ही दूंगा। माशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि मेरे वालिदैन ने पहले से ही सोचा था कि इसने मौला का जिक्र करना है। यानी मेरे वालिद मुझे बताते थे कि जब उनकी शादी हुई तो मेरे वालिद और मेरी वालदा ईरान मौला की रोज़े की ज़ियारत करने गए, तो वहाँ उनकी दिल की हाजत ये थी कि मौला आप अगर बेटा दें तो वो फिर आपका गुलाम होना चाहिए जो सिर्फ आपके खानदान का जिक्र है। सुभान सुभान। तो ये ट्रैक पहले से डिसाइडेड था कि भाई हमने अपने बच्चे को इस चीज़ में वो रखना है। लेकिन ये है कि मैंने नौहा खानी का आगाज़ किया, मैं अराउंड कोई 8 या 9 साल का हूँगा, और क्योंकि मेरा रिज़विया से ताल्लुक़ है तो हमारी एक बड़ी पूरे पाकिस्तान की और पूरी वर्ल्ड फेमस अंजुमन खाना अब्बास, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। और मैंने 9 साल की उम्र या 8 साल की उम्र में मैंने पहला नौहा पढ़ा। हमारे घर के सामने एक फैमिली रहती है, उनके घर मजलिस थी और मैंने एक नौहा पढ़ लिया। मेरे ख्याल में नदीम सरवर साहब का था। तो जब वो मैंने पढ़ा तो अंजुमन वालों ने क्लिक कर लिया। अब जब उन्होंने क्लिक किया तो उन्होंने मेरे पापा से सबकी दोस्ती थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत सीनियर मेंबर थे अंजुमन के, तो उन्होंने कहा भाई इसको तो ज़िया भाई का नौहा तैयार करवाना पड़ेगा। जबरदस्त। उस्ताद का नौहा पढ़ना जो है वो आसान बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल काम है। उनका अलग ही एक उनका जो है ना वो तरीका है और एक उनका अपना अलग ही उनकी कॉम्पोजिशन है। तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चे को जो है तैयारी करो। तो जिस नौहे से मैं उठा अपनी अंजुमन में वो था असगर आयस्कर, 6 महीने वाले तुझको मेरा सलाम आस्ता है। और उसके लिए मेरे मतलब 8-9 साल के बच्चे को कहाँ इतना सेंस होता है। तो वो मेरी वालदा ने पूरा नौहा लिखा बड़ी बड़ी राइटिंग में। अच्छा। और मुझे अभी भी याद है कि मेरी अम्मी ने जो लिखा था तो वो मुझे समझ में नहीं आया था, तो मेरे पापा ने कहा मैं दोबारा लिख के दूंगा। तो उन्होंने पूरा नौहा दोबारा लिखा। मैंने बहुत दफ़ा ज़िया भाई को सुना और फिर सुनते सुनते तैयारी करते करते फिर मैंने जाके जो नौहा पढ़ा। तो इस तरीके से मेरी कमसिनी में तो हालांकि ये होता है कि नहीं मैं तैयारी नहीं कर रहा, मैं मेहनत नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें नहीं हुई हैं। मतलब आप पे यही रहा कि नहीं मुझे पढ़ना है, फोकस रहा। मुझे था शौक, मतलब ये क्योंकि होता है ना कि एक तो आपने शौक भी असल डेफिनेटली शौक मुझे था, लेकिन उसमें मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिली। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट करी, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बस फिर ऐसे जो है वो पहला नौहा पढ़ा और फिर वो बड़ा लोगों ने जो है वो सराहा और अंजुमन में जो है वो मुझे धीरे धीरे पढ़ने का मौका मिलता रहा। फिर ज़िया भाई के नौहे सुनते रहे सुनते पढ़ते रहे। अब ये है हाल कि अब तो खैर ज़िया भाई के नौहे पढ़े मुझे 1-1.5 साल हो गया जब से मैंने पाकिस्तान से मूव किया। वरना पहले तो ये होता था कि करबला भी मैं जाता था तो ज़िया भाई का एक नौहा ज़रूर नौहा पढ़ना। सुभान अल्लाह। तो ज़िया भाई इज़ वन ऑफ द ग्रेट इंस्पिरेशंस जिसने मुझे सिखाया कि नौहा ख़्वानी के आदाब क्या हैं। मैं जबकि उनसे कभी मिला नहीं हूँ, उनसे मेरी बातचीत ज़रूर रहती है। पापा के इंतकाल पे वैसे भी वो मुझे अक्सर मुलाकात मतलब बात होती है व्हाट्सएप वगैरह पे। लेकिन उनके नौहा ख़्वानी को मैंने सुनते सुनते उनको लाइव पढ़ते पढ़ते वो किस तरीके से लाइव पढ़ते हैं वो मैंने पढ़ते पढ़ते ये चीज़ सीख ली कि भाई नौहा ख़्वानी करनी कैसे। बिल्कुल, क्योंकि ज़िया भाई का जो भी नाम सुना था वो नाम ही सुना था। मेलबर्न में जब हम लोग गए तो ज़िया भाई ने शुरू किया ना तो हम हैरान हो गए थे कि कौन शख्सियत है। नहीं बिल्कुल मंबा है वो नौहा ख़्वानी का। और किसी भी के शुरू करने वाले कोई भी अगर शुरू करने वाला इस मैदान में अगर आ रहा है तो उन्हीं को अपना जो है वो बनाएगा लीडर। मैं तो इस सेंस में जाने को तैयार हूँ कि क्यों ना इंतखाब किया जाए ज़िया भाई का। तो अब जो होता है कि जो पढ़ने वाला होता है ना उसको एक यकसुई चाहिए होती है, उसको एक माहौल चाहिए होता है। यानी ऐसा नहीं होता कि आपके अंदर शौक़ है लेकिन आपको ज़राए नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कराची में तो हम ये नहीं कह सकते ज़राए नहीं होते, वहाँ बहुत माशाल्लाह पढ़ने वाले, वहाँ तो एक कतार ही लगी होती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन उसमें भी अपना एक नाम बनाने और उसके अंदर आगे बढ़ने के लिए जो ना माहौल की ज़रूरत होती है। तो उस माहौल को वालिदैन के अलावा, ठीक है आप ज़िया भाई से इंस्पिरेशन, उसके अलावा और कौन से साजगार एलिमेंट्स थे जिन्होंने आपको और मज़ीद आगे बढ़ने दिए? देखें वही मैं आपसे बात कंटिन्यू करते हुए कि आफ्टर वालिदैन जो है वो जिन अंजुमन के लोगों ने क्लिक किया था उनका बहुत बड़ा हाथ है। जिसमें से एक हमारे यूएस में रहते हैं हमारे अत्ती भाई, काफ़ी आजकल बीमार हैं वो। उन्होंने भी मुझे अपने बिल्कुल बच्चों की तरह नौहा पढ़वाया।
यानी आप ये समझें कि उन्होंने ही मेरे पापा को प्रेशर दिया था। तो मेरे पापा ने कहा कि भाई अभी थोड़ा सा अर्सा और रुक जाओ, बच्चा पढ़ाई की तरफ पढ़ने, अभी स्कूल जाना शुरू हुआ है देखो। उन्होंने कहा नहीं, मौला की अज़दारी में वो हमारे ऊपर छोड़ दो, जब उसकी पढ़ाई पे कोई खलल आएगा हम कभी भी फोर्स नहीं करेंगे। तो अती भाई का बहुत बड़ा हाथ है। उसके अलावा मेरे पापा मरहूम के दोस्त हमारी अंजुमन के सदर भी थे, वो शाहिद भाई का बहुत बड़ा हाथ है। एक नाम मैं ज़रूर लूँगा, हमारी अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी थे वो, मतलब एक होता है ना दिल से अज़दारी के लिए करने वाला कि कुछ भी हो जाए मैंने तो मौला के नाम पे जो कर सकता हूँ करूँगा। तो वो मरहूम शहीद जाफर भाई हमारे, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए कलबेली में एक जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। और खास करके जब काफी पढ़ने वाले हो तो आपको पता नहीं लगता कि कौन है जो अपने दिल से पढ़ रहा है और अच्छा कलाम पेश कर रहा है। वही तो ना। और दूसरी देखिए बात, मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। एक जंगल में अगर एक शेर का राज है, ठीक है, और दूसरा शेर आ जाए, तो वो पहला जो शेर है ना, ही विल ट्राई हार्डेस्ट एंड बेस्ट कि मेरा राज है। तो और कराची में तो ये भाई वो शुरू से है। लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे इस चीज़ में इतना सख्ती से वो किया था कि मुझे आज भी मेरे पापा मरहूम के जुमले याद हैं। कहते थे कि मतलब पूरी रातें भी काली हुई हैं, ऐसा नहीं है, पूरी रात हम शबेदारी में खड़े में मौका नहीं मिला पढ़ने का। नहीं होता है कि आप फिर आपको ये नहीं, जो इंतजामी होती है अगर अच्छी इंतजामी हो तो वो आपसे मदद भी कर देती, लेकिन वहाँ तो कुछ पूछने वाला भी नहीं होता। नहीं, मौका इस सेंस में नहीं मिल रहा कि देखिए दूसरा भी तो हमारा सीनियर साहब याद है, ऐसा नहीं है, यज़दा भाई अली यज़दा भाई हमारे, उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, मैंने उनसे बहुत सीखा है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को कि भाई आप मुझे पढ़ने के लिए जो है वो मुझे स्टेज चाहिए। और मेरे वालिदैन ने मुझे इतना सख्ती से, मेरे खास तौर पर पापा ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि मौला का जिक्र करने के लिए जा रहे हो, ड्रामे करने के लिए नहीं जा रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पढ़ने दे रहे तो मातम करो, जवाब दो और वापसी आओ। क्योंकि तुम्हें नहीं पढ़ने दे रहे, तुम बस एक चीज ध्यान में रखो कि तुम मौला को सुनाने जा रहे हो और मौला देख रहे हैं फर्स्ट दर्जे। जहां मौला चाहेंगे वहां तुम पढ़ोगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, बहुत वक्त लगा, पढ़ते पढ़ते टाइम लगा। पूरे मुहर्रम में एक शब्दारी में मौका मिल गया पढ़ने का। लेकिन वो एक शब्दारी जो होती थी ना, उसमें अब्बू ने पहले से प्रिपेयर इतना किया हुआ था कि ये एक नोहा है, यही नोहा पढ़ना है और इसका 100% है। सुभान अल्लाह, क्वालिटी पे ज्यादा फोकस। 100% तुमने पढ़ के आना है और बाकी मौला को छोड़ दो। सुभान अल्लाह। मतलब असल में वो बात है नहीं, असल में जो भी इस फील्ड से वाबस्ता होता है उनका एक हदिया होता है जो मौला के हुजूर पेश कर रहा है। बिल्कुल इस तरीके से हम एक न्याज घर में बना के पेश करते हैं, तो ये वही है। तो मतलब सामने ये बात आ रही है जो असल एक चीज़ आपके अंदर माशाल्लाह नोट की गई है कि देखिए जो पढ़ने वाला होता है, ठीक है, और अगर वो मतलब सामने आ रहा है और लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, उसको सराह रहे हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि अब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। सही, हमने एक चीज़ नोट की है कि आपके अंदर वो जो आपने बताया कि घर वालों का काफ़ी मतलब वालिदैन का काफ़ी हिस्सा है इसमें, जो इनकसारी वाला एलिमेंट है, ख़ास करके इस माहौल में कि जहाँ आप बिल्कुल आज़ाद है, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस माहौल को बरकरार रखें, लेकिन अंदर से आपके अंदर मौजूद है वो इनकसारी के नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ, जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो तो वाबस्ता हैं और मेरे मुश्ताक हैं, जो भी कह लीजिए, लेकिन इनकसारी आपके अंदर माशाल्लाह रहती है। तो उसको आप किस तरीके से निभा रहे हैं, क्योंकि मुश्किल काम है, हर कोई खास करके आपकी एज में तो नहीं कर सकता ये। आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया कलबेली भाई, और मैं यकीन करें कि जितना अज़दारी में इन था पाकिस्तान में, उसका तो मैं शायद 5 से 10% नहीं आ यहाँ नहीं हो सकते, क्योंकि पढ़ाई फिर जॉब सारी चीज़ें लेके चलनी है। लेकिन बस ये है कि वो बड़ी अच्छी एक रज़ाबाज भाई ने अपनी मनखबत पढ़ने के दौरान एक बात कही थी कि जब मोमिन को खल्क किया जाता है तो उसकी जो खिलकत में जो है वो खाके शिफा का एक बिल्कुल ज़रा शामिल कर दिया। तो बस ये जो खाके शिफा है ना, इसने ट्रैक पे रखा है और यही सुभान उभरती है और फोर्स करती है कि भाई मुहर्रम में जाना है, मुहर्रम में नोहा पढ़ना है, और किस तरह का ना, मैं कोई कैसे भी बुला ले, कोई कुछ भी हो, आप पढ़ने जाएंगे। बिल्कुल, मैं इसमें ये सिलेक्शन नहीं होती कि मुझे इसके यहाँ पढ़ना है, इसके यहाँ नहीं पढ़ना है। नहीं, इसमें हाँ एक चीज़ पे मेरी ज़रूर सिलेक्शन होती है कि जो मुझे पहले बुलाता है मैं उसके यहाँ जाता हूँ। ये नहीं कि अगर मुझे मिसाल के तौर पर फला भाई ने बुलाया और मुझे कलबेली भाई ने बुलाया, लेकिन फला भाई जो है उन्होंने मुझे पहले बुलाया, पहले इनवाइट किया, और कलबेली भाई ने बाद में किया, लेकिन चूंकि कलबेली भाई मेरे बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है
तो मैं उनको स्किप करके आपके यहाँ चले जाऊँ? नहीं, मैं फ़ोन करूँगा कल वाले को, भाई माजरत मैं नहीं आ सकता, मुझे उसके यहाँ पढ़ना है। हाँ, अगर मैं मैनेज कर सकता हूँ आपके यहाँ आना, तो मैं अपने पेट्रोल पे अपनी गाड़ी से सब मैनेज करके आ जाऊँगा। तो यही तो इंतसारी और अपना उसूल एक कायम रखा हुआ है जी। जिसको आप साथ लेके चल रहे हो। नहीं माशाल्लाह, ये आप पढ़ने किसी से भी पूछ लें, नहीं कि जहाँ मुझे टाइम मिलता है, और ये पाकिस्तान से मेरा हाल है, अगर 5 भी दिन में प्रोग्राम है ना, जिसने पहले बुलाया है, मैं उसके यहाँ ही जाऊँगा। नहीं, ये तो महसूस हमने किया माशाल्लाह, इसलिए हम बड़े मतलब मैं समझता हूँ कि देखें, एक होता है ना कि इस शहर में, इस पर्थ ऑस्ट्रेलिया में जिस चीज़ की कमी थी वो आपने कमी सेंस में पूरी की है कि देखें हर शहर में कोई सेलिब्रिटी होती है, आप हमारी सेलिब्रिटी। अरे नहीं सर, तो उसकी वजह ये है कि देखिए बात ये होती है, मिसाल के तौर पे अभी हमारे पिछला जो जश्न गुजरा है उसमें हमने ये महसूस किया कि बहुत सारे मरतबा खां पढ़ चुके थे, फिर उसके बाद तकरीर आई और फिर उसके बाद अदील अब्बास आए, तो अदील अब्बास को ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि वो जो पिछला माहौल मरतबा उन्होंने बनाया था उसको फिर दोबारा उजागर किया जाए, बल्कि सिफर से स्टार्ट करके आपने माशाल्लाह उसको डिलीवर किया। इस पॉइंट पे आते हैं कि कलाम में मटेरियल सिलेक्शन, यानी कलाम मुझे कौन सा उठाना है, और माहौल को तो आप देख लेते हैं कि भाई माशाल्लाह आपके अंदर सलाहियत है कि आप उस लिहाज से, लेकिन आपके बयान में वो शामिल हो रहा है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है? ये मेरी ब्याज है, और इसके अंदर जो है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, मुझे खुद भी इसको बनाने का एक मकसद था, मैं आपको वो मकसद भी बताऊँगा। ये देखें, इसमें मेरे पास टोटल कोई 46 नोहे हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है, ये 46 नोहे मैंने बनाए थे बेसिकली करबला जाने के लिए। जब मैं फर्स्ट टाइम करबला जा रहा था काफिले के साथ बड़ा नर्वस, बड़ा परेशान कि भाई कैसे पढ़ना होगा। जिया भाई के नोहे पढ़े, जिया भाई के नोहे पढ़ना हर जगह आसान काम नहीं है, और खास करके आपने रिकत, क्योंकि वहां तो सिर्फ लोग रोने जा रहे हैं ना, करबला में कोई दूसरी तो बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम जब गया था, 2016 की बात है, आबिद लाखानी साहब के काफिले में, तो मैं तो जिया भाई के नोहे पढ़ता था, मैं तो इतने पढ़ता ही नहीं था नदीम सरवर के या फला नोहा खान की, क्योंकि बचपन से पढ़ता ही वो आ रहा था नोहे से। उसकी अलग तर्जें, अलग तर्जें, उस पर रुलाना बहुत मुश्किल है। तो पहला जो ट्रिप था उसमें इतना मैं सक्सेसफुल नहीं रहा। मुझे कहा आबिद लाखानी साहब ने कि अगर तुम्हें काफिले के साथ एक तरीके से जुड़ जाना है तो तुम्हें फिर उस हिसाब से नोहे भी पढ़ने पड़ेंगे। फिर सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं करबला गया तो उस वक्त मैं चीज़ समझ चुका था कि किस तरीके से लेके चल रहा है। फिर मेरे पास सारे नोहे प्रिपेयर थे। फिर आपने रखना है मुकाम और मैंने रखना है नोहा, कोई भी मुकाम आएगा मेरे पास उसका नोहा। लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगा, स्ट्रगल लगी। दूसरी दफ़ा में मैं आबिद रज़ी साहब के साथ गया था कारवाने आले यासीन। तीसरा काफिला मुझे ऑफर हुआ था क्या कहते हैं कारवाने हुसैनी, परवेज़ अदीब, ये खोजों का ग्रुप है। तो जब मैं उनके काफिले में जाना शुरू हुआ ना, तो वहाँ पे मैंने मतलब ठीक है एक अंदाज अपना बनाया, सीखा, लेकिन मौला से भी दूसरी तरफ मांगा कि मौला नोहा पढ़ना तो आ गया है, ठीक है, आवाज़ भी समझ में आ गई किस सुर में पढ़ना है कि ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो आवाज़ फट ना जाए, बैठ ना जाए, ये चीज़ समझ में आई, लेकिन मौला रिक्कत नहीं। तो ये रिक्कत चाहिए, क्योंकि मेरा उसूल ये है, मेरी सोच ये है कि फर्शदा में आने का ना, चाहे कहीं भी फर्शदा पे जाओ, करबला में या पाकिस्तान में किसी भी मुल्क में, फर्शदा में आने का दो मकासद हैं। एक तो ये मातम करना, ठीक है, और दूसरा मकसद ये कि बीवी को उनके मजलूम लाल का पुरसा देना, इसीलिए पुरसा इन द फॉर्म ऑफ मातम और गिरिया, क्योंकि शहजादी तो आती है ना पुरसा लेने के लिए। अब अगर आप सिर्फ खड़े हुए देख रहे हैं मातम करते हुए, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, आंख में कोई आंसू नहीं है, तो पता कैसे चलेगा कि हुसैन का गम बना है? रुमाल खाली नहीं जाना चाहिए, रुमाल खाली नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने जो है वो मौला से कहा, मौला गिरिया चाहिए, गिरिया चाहिए, मुझे कुछ भी करें आप, मुझे मौला बस अता करें, आपके दर से कौन खाली आया पसंद। फिर मैंने नौहियों की सिलेक्शन ऐसे करना शुरू करी जिसमें गिरिया। मैं ज़रूर मीरा समीर भाई और रज़ाबाज अली भाई का इसमें ज़रूर नाम लूँगा कि उनके नौहे इस तरफ होते हैं, इस मैं ये कहूँगा कि इस माहौल में होते हैं कि इंसान खुद रोना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ब्याज है इसमें ज़्यादातर नौहा खानों के नौहे हैं, मेरे खुद के भी नौहे हैं, और ये सारे नौहे जो है ना ये गिरिए वाले। और जब हम मनकबत की बात करें उसमें भी आप शोरा में इसी तरीके से रखते हैं कि भाई फजाइल जो है अच्छे तरीके से हो जा रहा है। बिल्कुल देखिए शोरा तो बहुत सारे मौजूद हैं, ठीक है, कलाम लिखने वाले बहुत सारे मौजूद, लेकिन आपका काम जो है जाहिर सी बात है इंतखाब है, क्योंकि अदील अब्बास अगर कोई चीज़ पढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है लोग उसको इसलिए भी सुन रहे हैं कि न सिर्फ इसलिए कि उसकी एक अच्छी आवाज़ है,
न सिर्फ इसलिए कि भाई वो अच्छा लहन रखता है और वो हम पब्लिक को एक साथ लेके जाते हैं, लेकिन कलाम की क्वालिटी वो भी तो आपसे एक उम्मीद होती है ना। तो उसमें आपका इंतखाब जो है वो क्यों मुनफरिद है, ये मेरा जो असल था कि मैं ऐसा में शायर बैठा तो मैं अगर उस लिहाज से सोच रहा था मेरा भाई क्या होता था भाई इस शेर में ना जम का पहलू जा रहा है, ये जो ना बीबी की मतलब वो आप समझ रहे हैं ना कि दीनी शायरी में बड़ा जो है एहतियात से काम लेना होता है। तो उसमें मैंने देखा कि इंतखाब जो ना उसमें ऐसा कोई झोल कहीं नजर नहीं आया कि ये क्या पढ़ गया। तो वो एक अच्छी चीज़ मनखबत में मनखबत को सीखते सीखते और जैसा भी पढ़ता हूँ मौला क्या कहता है, मनखबत की तरफ डाइवर्ट होते हुए मुझे इतना अर्सा नहीं हुआ, आई वुड से 6-7 साल। तो मनखबत में यही है कि मीरा समीर भाई को सुनते रहना, रज़ाबाज भाई को सुनते रहना, इरफान अदब भाई को सुनते रहना, क्या कहते हैं इन लोगों के अंदाज को वो करना, शालमान रज़ा भाई को खास तौर पर मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, मुझे सराहते भी बहुत हैं, मोहब्बत भी उतनी करते हैं। तो मनखबत का देखिए बात ये है कि मनखबत पे भी मैंने काम किया, ऐसा नहीं है, लेकिन मनखबत को थोड़ा सा उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि उसमें ये है कि आपने पहले सोचो, मतलब जैसे अगर मैं कोई नया कलाम रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें पहले आप सोचो कि आपने किस चीज़ पे लिखवानी है मनखबत, फिर वो आपने मनखबत सोच लिया, माहौल सोच लिया, फिर वो आप शायर को दो, फिर वो शायर जो है वो लिख के देगा 10 जो बंद है 10 बंदों में से अब वो बात नहीं आ रही जो आपको चाहिए। तो मनखबत का मैं ये कहूँगा कि मतलब बहुत सारी मनखबतें हैं, मैं लिखवा के भी पढ़ता हूँ और मैं दूसरों को भी पढ़ता हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझे पढ़ते पढ़ते जो है ना वो फर्श बिला ने सिखा दी कि कहाँ पे किस मोड में क्या चीज़ देनी। जी, आप इसी से एग्जांपल ले लें कि अक्सर महफिल में आपका मैसेज आ रहा था दील ये वाली मनखबत पढ़ देना, और मैं नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे पता है कि उस मौके की मुनासबत है ही नहीं बिल्कुल। ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से सीखने से आती है, और मैं मतलब आपकी बयान इस लिहाज से मुकम्मल है कि नहीं है तकरीबन कि मुझे अगर उस मौके पे कोई चीज़ देनी हो, लेकिन बात हुई जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी तक मैं जैसे कोई ऐसा जैसे कोई तबर्रा या कोई तवल्ला ऐसा नहीं सुना कि जो आउट जा रहा हो और हमें मायूब लग रहा हो, तो माशाल्लाह इसको आप सिलसिले को जारी रखें। अच्छा लास्ट एक टेक्निकल बात करेंगे, फिर एक जनरल कुछ क्वेश्चंस करके रैपिड फायर करेंगे और फिर हम रैप अप करेंगे वो भी पता नहीं क्या है, जो भी मेरे मोबाइल में रखा होगा वो हम वही करेंगे। टेक्निकल चीज़ या एक जो क्वेश्चन आपकी पढ़ने के लिहाज से कि लय को मेंटेन रखना, ठीक है, और काफ़ी देर तक पढ़ना, ठीक है, इसके लिए रियाजत मेहनत तो चाहिए होती है। रूहानी आपने एलिमेंट बता दिया, आपने मौला से मांगा, मतलब कितनी मेहनत एक शख्स को करनी चाहिए। जैसे कोई अगर नया पढ़ने वाला है वो अदील से सब सुनना चाह रहा है कि अगर तुम्हें अदील जैसा पढ़ना है या अदील से और जैसे लोग हैं उन जैसा पढ़ना है तो उसको क्या करना चाहिए? बड़ा ट्रिकी सवाल है, मैंने इस पे कभी किसी इंटरव्यू में बात नहीं करी। देखिए ये वो रेसिपी का वो इंग्रेडिएंट हम आपसे पूछ रहे हैं जो आपका सीक्रेट होगा। जी जी, देखिए बात ये है कि कोई भी अच्छा पढ़ने वाला होता है ना, ऐसा नहीं होता कि वो सीखा बने। मैंने भी सीखा, बिल्कुल सीखा। मुझे मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे जो कि रिजविया पार्टी में अभी भी 9 के बीच में जो दौड़े होते हैं ना, यानी मसाइब बनाने का वो पढ़ते हैं और उनकी कॉम्पोजिशंस भी होती हैं और बाकायदा वो सिखाते हैं। तो मेरे पापा ने जो है वो उस तरफ मुझे लगाया और पढ़ाई के साथ साथ मैंने उनसे पहले सीखना शुरू किया, और एक चीज़ पहले से माइंड में फोकस बना दिया था अब्बा ने कि भाई ये सिखत जो है ना सिर्फ आज़ादारी के लिए, कि मौला के जिक्र को अच्छे से कर सको, ये नहीं कि सीख के तुम गानों की तरफ चले। और मैंने बस इतना ही सीखा कि मुझे अपनी आवाज़ पे कंट्रोल आना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं किस सुर पे नोहा शुरू करूँ, कुछ नोहे ऊपर होते हैं कुछ नोहे नीचे होते हैं। तो उनसे सीखता रहा मैं पहले, उसके बाद मतलब ऐसे सीखता था उनसे कि छुट्टियाँ वेकेशन आई, समर वेकेशन, तो उसमें मैंने उनको अबू ने बुला के, लेकिन जब मैंने प्रॉपर सीखना शुरू किया ना, कि जब मैं काफिलों के साथ जाना शुरू हुआ, तो फिर आप ये समझ लेना कि आपकी जॉब लगती है ना, तो फिर आपने काम करके देना होता है। बिल्कुल, आप मुतारिक हो चुके होते हैं, आप रुक नहीं सकते। तो 2015 में या मेरे ख्याल में 2016 में मैंने खुद ज्वाइन करी क्लासेस इंतज़ार हुसैन खान साहब की, और उनसे मैंने कोई 3 से 3.5 साल 4 साल सीखा, और यानी ये समझ लें कि 1 महीना पहले जब भी क्विट किया जब मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो मनखबत में जो है वो यकीनन डेफिनेटली उनसे
अंदाज सीखना, कहाँ कौन सा सुर लगाना है, बेसुरे तो नहीं हो रहे, और किस मनखबत को किस तरीके से पढ़ना है। कोई नया कलाम जैसे अगर मिसाल के तौर पर पढ़ रहा हूँ तो मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने पढ़ा है कलाम, किसी ने नहीं सुना है, तो उसको मैंने इतना अच्छा पेश करना है कि उसको दूसरे भी पसंद करें, दूसरे नौजवान भी पढ़ें। जैसे एक मनकबत हमने रिकॉर्ड की थी मैंने 2019 में, गदीर पर अली का सामना करना था करीब, तो उसकी पूरी कॉम्पोजिशन हमारे उस्ताद की है, और उस्ताद की कॉम्पोजिशन पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि उनका अपना एक अलग माहौल है, हम बिल्कुल नए सीखने वाले। तो बस यही है कि बिल्कुल कोई भी पढ़ने वाला हो, सारे पढ़ने वाले सीखते हैं जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, और बस फर्क ये बताता कोई नहीं। मैं इस चीज़ में कोई शर्माहट नहीं रखता, और मैं समझता हूँ कि जिसने आप पर मेहनत की है उसका आपको नाम जरूर लेना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जो जिसका हक है वो उसको लौटा देना चाहिए ताकि आपको आपका हक वापस मिल जाए, वरना कभी आप दोस्तों को देगा अगर आपने किसी का गलत कर लिया। तो वालिदैन के बाद अंजुमन, और फिर अंजुमन के बाद जो जब से मैंने काफिलों में कारवानों में जाना शुरू किया तो उसके लिए आपको आवाज़ पुख्ता रखनी होती है। बिलखुसूस जो कारवान अल रहमान के साथ में गया, मूसा भाई के साथ, मुझे याद है मूसा भाई के पास मैं जब गया था, एक तरीके से मैंने ऑडिशन था, उन्होंने ऑडिशन दिया था मेरा, बुलाया था अपने घर पे, बहुत मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, शहजादों की तरह समझते हैं। तो उन्होंने मुझसे कोई 10 नोहे सुन लिए थे, जिसमें से कोई 6 या 7 तो जिया भाई के थे, क्योंकि जिया भाई के नोहे कोई सुनना शुरू करे तो उसका दिल नहीं भरता, और सारे मुश्किल सुनने और फिर कुछ मैंने वैसे नए नोहे भी शामिल करे, तो उसको फिर क्योंकि काफिलों के साथ आप जाओ ना तो बड़ा मुश्किल होता है, नौ खान के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आप सो रहे बस में, फौरन मुकाम आ गया, आपने फौरन उस मुकाम पे नौ करना है, फिर आप जो है वो घर थके आ रहे पहुंचे सारे मुकामात से पढ़ते हुए, भाई मजलिस रखी है, मजलिस में भी पढ़ना है, और अगर आप इंडिविजुअल नौ खान हो तो सारी जिम्मेदारी आप पर है, और मैं सब कैफियत ही नहीं बनेगी वो, अगर जाहिर सी बात है अगर इतना तब्दीलियां आ गई उस पर फिर वो चीज़ मेंटेन रखना है बड़ी बात, ये बिल्कुल मुश्किल है। और मेरा थोड़ा सा मेरा एक उसूल भी है कि मैं जब करबला मौला ने मुझे अपनी ज़ियारत पर बुलाया तो मौला का शरफ है, उनका जितना शुक्र अदा करूँ, मैं कभी अपने पैसों पर नहीं गया, मुझे मौला ने ही ब्लेस किया, मुझे कारवान ही लेके गए, लेकिन मौला अगर मुझे बुला रहे हैं तो किसी जिम्मेदारी की वजह से बुला रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी 100% दूँ। तो मैंने भी कभी इस चीज़ में कसर नहीं छोड़ी कि यार आज छोड़ दो ना, कल सुबह पढ़ लूँगा नौ, नहीं, मैं नौ खान हूँ और मैंने पढ़ना है, कोई बहाना नहीं, बस से उतरे, और कारवान अल रहमान के साथ मैं खास तौर पर बता रहा हूँ, बहुत पढ़वाते हैं मूसा भाई लोग, उन्होंने माइक दे दिया, भाई पढ़ो, नौ शुरू करो, अब यहाँ से चलते हुए जा रहे हैं वो दूसरे मुकाम तक जो कि यहाँ से 25 मिनट दूर है, तो 25 मिनट तक मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मुझसे क्यों पढ़वाया किसी दूसरे, मौला का जिक्र है, तो आई फील रियली प्रिविलेज्ड कि मुझे मौला ने चूज किया, और पूरे कारवान को एंगेज करके रखना, और इतनी मोहब्बत है लोगों से मिलना कि मुझे ऑस्ट्रेलिया आए 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी भी लोग याद करते हैं, अभी भी लोगों के मैसेज आ रहे होते हैं कि भाई वो फला नौ रिकॉर्ड करके सुना दो, आज इमाम अली की शहादत है, तुमसे सुना था वहाँ पे, बड़ा याद कर रहे हैं, तो बस मौला की आता है, बस आप मौला के जिक्र में अगर खुलूस से अज़ादारी करते रहो तो वो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाए, बेशक, क्योंकि असल में मकसद किसी का भी होता है उन्हीं तक पहुंचना होता है, उन्हीं को उनका जो हदिया वो हमें इनायत करते हैं, हम उनको वापस कर देते हैं। डेफिनेटली नहीं, बेहतरीन। अब सिलसिला ये है कि हम कुछ जनरल क्वेश्चंस करते हैं, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें शायद आप तो जो है ना वो लोगों को गाइड कर सके, खास करके जैसे कोई अगर पाकिस्तान से इस वक्त आ रहा है स्टडीज़ के लिए, अगर किसी मोटिव को लेके, तो एक बहुत मेजर डिसीजन होता है, एक मुश्किल फैसला होता है, इस मुश्किल फैसले को किस तरीके से आप समझते हैं कि भाई अच्छा बाहर चले जाना चाहिए, या क्या उसके पीछे अवामिल होते हैं जिसका खास ख्याल रखना चाहिए, किसी भी कोई भी यंग लड़का हो या कोई भी यानी लड़की भी हो, कोई भी यहाँ आना चाह रहा है, उसके लिए एक मुश्किल फैसला होता है कि फैमिली से दूर होना है, कितने अरसे में मिलना है, कितने अरसे में मिलना है, यहाँ आके क्या अचीव करना है, कि यहीं रहना है, वापस जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं जब शख्स को यहाँ आता, तब उसको अंदाज़ा होता है कि हाँ भाई असल माहौल क्या है। तो उसमें आप यहाँ से बैठ के उन आने वालों को जो आने वाले हैं और शायद आपको सुन रहे हो, तो वो उनके लिए क्या पैगाम होगा? बड़े मुश्किल सवाल लेके आए हैं, कुछ नहीं है, देखिए बात ये है कि जाहिर है अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड तो पैसे होने चाहिए, सच्ची बात है,
एटलीस्ट इतने होने चाहिए कि आपकी 1 साल की फीस आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर करें। लेकिन इससे पहले भी जो मैं समझता हूँ चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है फैमिली सपोर्ट। मेरे पास मेरी फैमिली की सपोर्ट थी। मेरे पास मेरी अम्मी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। मेरी अम्मी जो है वो, मैंने उनको एयरपोर्ट पर धाड़ते हुए रोते हुए नहीं देखा। अभी भी उनका ये हाल है कि मैं अक्सर अभी भी उनका ये हाल है कि मैं उनको फ़ोन करके बताता हूँ ना कि मम्मी यार शायद बॉर्डर खुल जाए, आ जाओ पाकिस्तान। बोलती हैं और बंद हो गए तो मैं फंस जाऊँगा, कोई आने की ज़रूरत नहीं, तो मैं जिस मकसद से भेजा उस मकसद को पूरा करके आओ। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी एजुकेशन का बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने देखिए, मैं ये कहूँगा यहाँ पे, मैं इस तरफ रुख मोड़ूंगा और ये बहुत ज़रूरी है कि बाहर अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो बाहर पढ़ाई करने आना इज़ नॉट द बिग डील, पढ़ाई करना इज़ द बिग डील। क्योंकि यहाँ जब आप आते हैं किसी भी बाहर के मुल्क में आप जाते हैं अब्रॉड, वो फिर तो ये देखें इंडिपेंडेंट लाइफ है। यहाँ तो बच्चा अंग्रेज़ों का 15-16 साल का होता है, अब्बा बोलते हैं चलो बेटा काम करना शुरू कर दो, वो मैकडॉनल्ड्स में। या वो वाली सोच नहीं है कि तुम मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहे हो तो ये तो गलत काम है, तुम छोटा काम कर रहे हो, छोटा बड़ा काम, यहाँ सब बराबर है, सब इस चीज़ को बेहतर। और यही मुझे चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगती है, शायद यही एक वन ऑफ द रीजन है कि हमसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। तो यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो अपना मोटिव तैयार करके उस मोटिव पे अटके रहें। ये नहीं कि आपने क्विट कर दिया और आपने पैसे कमाना शुरू कर दिए, आपने पढ़ाई छोड़ी और आप पैसे कमाने में लग गए और फिर एट द एंड ऑफ द डे आपके पास डिग्री नहीं है, वीज़ा खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा हो गया, चलो बेटा वापसी जाओ। तो आप अपने मोटिव को उस पर रखें और ठीक है काम भी करें, ऐसा नहीं, मैं भी जॉब करता हूँ, लेकिन इतनी करता हूँ कि मेरी पढ़ाई में कोई खलल ना आए। अगर मेरी पढ़ाई में जहाँ खलल आ रहा होता है ना, मैं जॉब माइनस कर देता हूँ। जैसे पिछले पूरे साल में 4 दिन जॉब करता था, 3 दिन छुट्टी करता था, क्योंकि पढ़ाई का इतना प्रेशर नहीं था पहला साल में। लेकिन अब मेरी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, मेडिसिन पढ़ना आसान काम नहीं। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं 3 दिन के बजाय 4 दिन छुट्टी करता हूँ और उन 4 दिन मैं पढ़ाई पे देता हूँ। ऐसा नहीं है कि उन चारों के चारों दिन मेरी यूनी है, 3 दिन मेरी यूनी में क्लासेस हैं मेरे वार्ड में, लेकिन 1 दिन मैंने अपने रिविजन के लिए भी रखा हुआ है और 3 दिन मैं पढ़ाई पे दिया है। क्योंकि बात यह है कि आप ठीक है पैसे कमा रहे हो, अपनी सेविंग्स कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी डिग्री यूनिट्स ही फेल हो रहे हैं तो फायदा क्या? मतलब फीस बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सब बना लेते हैं, बात ये पढ़ के दिखाओ। ज़्यादातर बच्चे जो आना चाह रहे हैं मैं उनको यही समझाऊंगा कि भाई पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ो, मतलब वीज़ा सीधे ग्राउंड नहीं हो बल्कि पढ़ने आओ। अगर पढ़ाई कर लोगे तो तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो, तुम पीआर भी अचीव कर सकते हो, तुम जॉब भी अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें, अच्छा पढ़ाई के हवाले से भी मैं ये बात कहूँगा कि मैं तो खैर इतने यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई इतने हैं नहीं जो मेडिसिन की साइड में, लेकिन अक्सर मैंने बच्चों को देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है कि वो असाइनमेंट्स दूसरों से बनवा रहे होते हैं। असाइनमेंट कैसे तो बैसाखी तो अच्छा क्यों बनवा रहे होते हैं? पैसे कमाने हैं ना, इंडिपेंडेंट लाइफ है, पैसे दिए असाइनमेंट बन गया, क्लियर भी हो गया, एग्जाम में फंस जाओगे, एग्जाम तो खुद ही करना है ना, चलो एग्जाम भी पास हो गया, मन के एग्जाम भी आपका पास हो गया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको काम करना नहीं आता ना इंडस्ट्री में, तो फिर आपको इंडस्ट्री काम भी नहीं देगी। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब तो आप यानी किसी काम के नहीं है ना, आप किसी काम के नहीं है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे जो है वो यहाँ के लोगों को ब्लेम ना करें कि भाई गोरे जॉब नहीं देते, क्यों नहीं देते? कितने हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के हैं अच्छी पोस्ट पे लगे हैं, काम करना जानते हैं, पढ़ के आए हैं, शऊर है, एजुकेटेड है। तो मैं यही कहूँगा जो भी हमारी नई जनरेशन आना चाहती है बाहर, पहला अपना पर्सपेक्टिव, अपना मोटिव होना चाहिए, पढ़ने आना है तो पढ़ने ही आना है, क्योंकि आपके बाप ने, आपकी माँ ने, आपकी फैमिली ने इतने पैसे लगाए हैं, जमा पूंजी लगा दी, जमा पूंजी और क्या, मतलब कि कुछ लोगों के तो ऐसे केसेस सुने तो जैसे कर्जे लेकर आ रहे होते हैं, वो पूरे जैसे गांव देहात से पता नहीं कहाँ से, वो उन्होंने कहा नहीं हम अपने बच्चे को पढ़ाना है, वो बच्चा जाके वो पढ़ेगा, बच्चा आके डिप्लोमा में एडमिशन ले ले, कुकरी कर रहा है, छोटे मोटे डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, तो तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हें इसलिए भेजा था ना क्योंकि वो आज से 4 साल बाद एक इंजीनियर देख रहे हैं अपने बेटे में। लेकिन अगर तुम यहाँ आके पढ़ाई को क्विट कर, और ये बहाना बनाना कि घर से फीस नहीं आ रही, 1 साल तक सबके पेरेंट्स भेजते हैं घर से फीस, बहुत रेयरली होता है कि जो पूरी फीसें घर से आ रही, 1 साल तक सबके पेरेंट्स भेजते हैं, लेकिन बाद में आपको खुद करना है। क्योंकि देखिए आप अपनी फैमिली में कितना बैठे, मैं अगर अपनी जनरली बात करूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी अम्मी को ज़्यादा फोर्स ना करूँ कि वो मुझे पैसे भेजें, जबकि वो मुझसे नाराज़ हो जाती हैं,
मेरी अम्मी वालदा यकीन करें नाराज़ हो जाती हैं कि तुमने जो है वो पूरा सेमेस्टर गुजर गया वैसे नहीं मंगवाए। तो मैं मम्मी को बोलता हूँ देखिए मेरी कोशिश ये है कि मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपने सेव करके अपने खर्चे मार के, मेरे वालिद ने मुझे हमेशा एक चीज़ समझाई, मैं आने वाली जनरेशन जो भी आ रही हैं बाहर पढ़ने उनको मैं ये ज़रूर अपने वालिद का जुमला बताऊँगा कि अपनी ज़रूरियात को पूरी करो, आसाइशों को नहीं। आसाइशों को जब करो जब तुम इस काबिल हो जाओ, ज़रूरत पूरा करना इंपॉर्टेंट है। आसाइश तुम जब कुछ बन जाओगे तो भी कर लोगे, लेकिन ज़रूरत पूरी करना। ज़रूरत मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ आके जाए भाई एयरपोर्ट चाहिए हमें आईफोन 11 प्रो चाहिए हमें फला। मैं पिछले 1.5 साल से रह रहा हूँ भाई, मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं ली, अपना कमाता हूँ ले सकता हूँ, क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरे रेंट चले जाए, मेरे बिल्स चले जाए, मेरी फीस चली जाए। इसके बाद अगर कुछ बचेगा तो मैं ले लूँगा अगर वो मेरी ज़रूरत हुई तो उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। फाइनल रैपिड फायर हम जाने वाले हैं, इससे पहले सिर्फ आखिरी सवाल कि पाकिस्तान में वैसी कौन सी चीज़ है, ज़ाहिर सी वालदा तो है, जो आप मिस कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आके ऐसी कौन सी चीज़ आपने देखी जो वाकई आपने लगा ओ पाकिस्तान में थी नहीं लेकिन मैंने पाली या मैंने देखी, मैंने ऑब्जर्व की और ये मेरे अंदर मेरी ज़िंदगी में इसका इजाफा हुआ। मतलब वहाँ की कौन सी ऐसी चीज़ जो मिस कर रहे हो और यहाँ कौन सी ऐसी चीज़ जो नया तजर्बा, नई चीज़ जो आपको लगा कि हाँ ये मेरी वैल्यू एडिशन हुआ मेरी ज़िंदगी में? दो चीज़ें कहूँगा मैं। फैमिली में मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरे इतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन जो बहुत करीबी दोस्त हैं वालदा और मेरी फैमिली और ननियाल वगैरह सबको ना, कि एक तो फैमिली हो गई और दूसरी अज़दारी, क्योंकि कराची की अज़दारी बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मतलब मुझे इतना, मैं जब यहाँ पहली मुहर्रम को आया तो मैंने देखा यहाँ तो माहौल ही डिफरेंट है भाई। अब उस माहौल को तब्दील करना, क्योंकि मेरा अपना एक अंदाज है पढ़ने का, मैं उसी अंदाज में पढ़ूंगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पंजाब की साइड के ज़्यादा लोग हैं, पंजाब से लोगों का ताल्लुक है, अब वो पंजाबी नोहे पढ़ते हैं तो मैं पंजाबी नोहे नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं आती भाई पंजाबी। आप इतना भी प्रेशर दे दो, एक याद कर लूँगा, 2 याद कर लूँगा, ये थोड़ी पूरी फहरिस्त बन जाएगी। तो अब मेरे कराची की आज़ादारी मुझे बहुत याद नहीं होता, जैसे मेरे से को पढ़ने पड़ते हैं ना तो वो पढ़ते हैं वो बात वही आ जाती है ना कि वो तो बल्कि असल में हाँ, ये बाहर का एक सिलसिला ये रहता है कि बाहर के जब भी कोई जाता है, चाहे दुबई हो कहीं भी हो, मतलब मैं वहाँ भी रहा हूँ तो वहाँ भी ये एक माहौल होता है कि डिफरेंट माहौल होता है, मल्टीकल्चरल। यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें वाकई लगी कि हाँ यार ये आज ये मैंने सीख ली है, ये मुझे मिल गया है ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कोई चीज़ नई चीज़, या कुछ नहीं है ऐसा कि नहीं, जैसे कोई शख्स भी हो सकता है कि हाँ भाई इस मेरी मुलाकात हुई, ये एक मेरे वैल्यू एडिशन, इससे मैंने कोई चीज़ सीखी। क्योंकि इंसान जैसे मिसाल के तौर पर एक डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन काफ़ी सीखते हैं यहाँ से, और मिसाल के तौर पे यहाँ लोग फेयर रहने की कोशिश करते हैं, यानी अब जैसे प्लम्बर आया तो मुझे ये नहीं फिक्र होगी कि मुझे धोखा दे के जाएगा। मतलब कोई अगर छोटा सा काम भी कर रहा है मेरे लिए, अगर कोई ऊबर भी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हर एक को पता है कि अगर गाड़ी में कोई चीज़ छूट गई तो वो वापस कर देगा। तो एक फेयरनेस हम यहाँ सीखते हैं जो चीज़। कलवेल भाई आपने बिल्कुल सवाल करते करते डेफिनेटली जवाब ही दे दिया, लेकिन यहाँ के जो मैंने जो सीनियर सिटीजन है ना, यंगर ऑस्ट्रेलियन जनरेशन की मैं बात नहीं करूँगा, जो ऑस्ट्रेलिया के सीनियर सिटीजन हैं उनसे मैंने ये चीज़ सीखी है कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है। समझा मेरी बात? मतलब कि शायद मैं एक दफ़ा अगर अपनी पढ़ाई निपटाता भी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले सीनियर सिटीजन के साथ काम करूँ, चाहे वो मैं नर्सिंग होम में करूँ या HK में करूँ, हॉस्पिटल, क्योंकि यार वो लोग इतना आपको प्यार देते हैं, इतना सराहते हैं, आप उनको बताओ मैं ये पढ़ रहा हूँ, वो इतना खुश होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई तुम्हारा बात करने के लिए आमादा हो जाते हैं। तो इनसे मैंने रिस्पेक्ट सीखी है, ये लोग रिस्पेक्ट करना चाहते हैं सीनियर सिटीजन। मैं जो हमारे क्या कहते हैं, जो ये जो इनकी नई जनरेशन है इससे मैं इतना खुश नहीं हूँ। शायद यही एक रीज़न है कि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे अपने होने वाले मेरे जो बच्चे हों उनका ब्रॉटअप यहाँ हो, बिकॉज नई जनरेशन का अपना डिफरेंट कल्चर है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन है ना उनसे मैंने एक चीज़ तो ये सीखी है कि सामने आपने रिस्पेक्ट कैसे लें। नहीं वो असल में होता ही है ना कि उसमें पेरेंट्स के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि अगर बच्चों को यहाँ पढ़ाना है तो जाहिर सी बात है उसमें वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है और वो हर कोई नहीं निभा सकता, तो वो मुश्किल पेश आती है। कोई सवाल कोई जवाब, दो हाथ का मातम। दो हाथ का मातम मतलब दो हाथ के मातम का जो वहाँ होता है उस पर सवाल कर रहा हूँ। सही, तुम सवाल क्या है? सवाल ये है कि
क्या है, सही है, हो जाता है या नहीं होता है, या आप समझ मतलब प्रेफरेंस में आप क्या समझ, दो हाथ का माता, माता को माता में दो हाथ का हो, एक हाथ का हो, माता को फुर्सत देना है। बनबड़ी की महफिल, एक्चुअली मिस्टर बहुत जबरदस्त। बस मैं अगर नहीं बोल दे, कर रहे हैं काम धीरे धीरे। शायद सबसे अच्छा कौन, मेरे फेवरेट शाहिद जाफर साहब, शाहिद जाफर मरहूम। अरे वाह, सुभान अल्लाह, इरफान शाकिर, बड़े भाई, कहीं भी कोई महफिल में कुछ पढ़ना है और समझ में नहीं आ रहा शेर, फ़ोन करना है इरफान भाई, ये समझाते हैं। तो बड़े भाई, अच्छे दोस्त, बेहतरीन मनक़ब, मौला की सारी बातें बेहतरीन। तो एक और जो आपको वाकई दिल चाहता है कि शायद अगर एक तो मैसेज आता है ना कि ये पढ़ दें, एक अदील अब्बास अपने आप को मैसेज करता है ये मुझे पढ़ना चाहिए। मेरी फेवरेट मनक़बत वो वाली है, कभी नजफ से कभी करबला से मिलती है, अरे कहाँ है वाह। किसने तरक्की, कहाँ है आपने तरक्की दुआ से मिलती है। चलिए अगर ये आप सुना सके तो अच्छी बात हो जाएगी, अगर हमें मौका मिला। कभी नजफ से कभी करबला से मिलती है, कभी नजफ से कभी करबला से मिलती है, कहा ये हक ने तरक्की दुआ से दुआ से मिलती मिलती है। और उसका जो सबसे फेवरेट शेर है ना मेरा, वो ये है कि बड़े अमीर हैं ऐसे फकीर दुनिया में, बड़े अमीर हैं ऐसे फकीर दुनिया में, कि जिनको भीख दर सैयदा सुभान अल्लाह, वाह वाह, ती है, हाँ कभी नजफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। इंटरव्यू का अख्ताम हो रहा है, आखिर में आप बस एक कलाम पेश कर दीजिए जो आप समझते हो मुहर्रम की आमद है और बल्कि आ ही चुका है, कोई नोहा अगर आप पेश कर सकते हो, कुछ अशार जो आप इंतखाब किए हो आपने। कलबली भाई, मुहर्रम आता है और तसव्वुर आपका होता है करबला, तो बस करबला के हवाले से मैं एक नोहा पेश कर देता हूँ। जो जो मोमिनीन इस साल जा रहे हैं करबला, वो ज़ाहिर इंटरव्यू सब देखेंगे और पूरे सोशल मीडिया पर जाएगा, तो बस मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेंगे। मैं इस वक्त को बड़ा मिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं तैयार होता था, इस वक्त तक मेरी एल्बम का सारा काम हो जाता था एक दिन पहले और मैं हो जाता था करबला, और फिर नोहे आना शुरू हो जाते थे। वो तो माहौल ही होता है। तो बस मैं आपको करबला का एक नोहा सुना देता हूँ, एक सलावत पढ़ेंगे। करबला जाने वालों, करबला जाने वालों, मेरी अर्ज़ी ये शय को सुनाना, करबला जाने वालों, करबला जाने वालों, शय की दहलीज पर सर जो रखना, कहना ऐसा भी आशिक है तेरा, कि तुझसे मिलने को तड़पे लेकिन उसको मजबूरियों ने घेरा, इब्ने मुश्किल कुशा दो बुलावा, कर दो मुमकिन वहाँ उसका आना, करबला जाने वालों, करबला जाने वालों। मक्ता सुना के आपसे ज़्यादा चाहूँगा, ये बड़ा मेरे दिल के करीब है कलाम। ज़ायर की जो दुआ होती है ना, अगर एक ज़ायर हुसैन जाके दुआ करते हैं तो उसकी वैल्यू सुने आप।
कि मुहसिने दी के दर से जो आसिफ लौट सकता नहीं कोई खाली, कि कैसे मुमकिन है कि अपनी हसरत शे के दरबार में ना हो पूरी। गर दुआ ये सुना दे गज़ाइर, गर दुआ ये सुना दे गज़ाइर, फिर यकीनी है अपना भी जाना। करबला जाने वालों, करबला जाने वालों। जज़ाकल्लाह अदील, बहुत खुशी हुई आपके साथ इंटरव्यू करके, और इंशाल्लाह सिलसिला, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि बहुत सारे सेशंस हमें रखने चाहिए फ्यूचर में इंशाल्लाह, जरूर कि सिलसिला जारी रखें, बहुत सारी चीज़ें जो शहादत अपना विरसा है, सफर जारी रहेगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।